हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट टर्म्स से सवाल बनता है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है उसका एनालिसिस है, मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके गैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैक्सिमम जो टर्म्स है जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहती है, और इकोनॉमी की तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ज्योग्राफी की टर्म्स रहती है, पॉलिटी की भी, तो हम ओवरऑल टर्म्स इसमें डिस्कस करेंगे। ये है क्लास 1 फॉर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ से आप लोगों को फायदा क्या होगा, क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है। अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे बिल्कुल शॉर्ट नोट में, तो आपको बताना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, या फिर आपको स्टेटमेंट में किसी टर्म का मतलब दिया होगा और आपको बताना होगा इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो उसके साथ सही बैठ रही है। तो चलिए हम क्लास 1 शुरू करते हैं। इसी के साथ आपको हमारा लक्ष्य बैच की सारी क्लासेस ज़रूर फॉलो करनी है। आप ही के लिए है, आपको एक एज मिल जाएगा, है ना, एक बूस्ट मिलेगा आपको आपकी प्रिपरेशन में। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो आपको फॉलो करने ही है ऑन डेली बेसिस। और हमारे चैनल पे अगर आप विजिट करोगे सीयूईटी निंबस, पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरा प्लेलिस्ट पे जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। लक्ष्य बैच की अलग है, उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा फॉर कैट सब्जेक्ट, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, पहले वो टॉपिक समझाया गया आपको, उसके एमसीक्यूज भी समझाए गए। फिर एट दी एंड क्या होगा, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हो कि ठीक है इस पर्टिकुलर जगह पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई। तो ओवरऑल तैयारी आपको बूस्ट ही मिलेगा आपकी तैयारी में। इसके साथ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गैट का जो सिलेबस है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है गैट सिलेबस तो आप चैनल पे देख सकते हो, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है फॉर गैट सिलेबस। क्योंकि क्या होता है सीयूईटी यूजी 2025 में, पहली चीज़ जो आती है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। वैसे तो हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 तरह से डिवाइडेड रहता है ना। पहली चीज़ आपको पता है लैंग्वेज, दूसरा आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, है ना, और तीसरा अगर हम बात करेंगे दैट इज गैट। और अगर आप 1 लैंग्वेज लोगे, 3 डोमेन स्पेसिफिक, 3 मैक्सिमम, और 1 गैट लोगे तो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे मैंने आपको बोला था दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपने ऐसे ही इसे फिल किया हो। तो उसमें गैट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लैंग्वेज आपने पहले पढ़ी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़े, लेकिन जो गैट है इसमें क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है आपका, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के साथ आप लोग डील कर रहे हो, तो गैट में क्या होता है, इसमें आपको अलग चीज़ें भी पूछी जाती है। जैसे कोई ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, उसको साइंस के क्वेश्चंस नहीं पता है, लेकिन गैट में हर चीज़ आएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स प्लस करंट अफेयर्स, है ना, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि स्टेट्स एंड कैपिटल्स, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा। देन इम्पॉर्टेंट डेट्स आती है कि आज कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है। इम्पॉर्टेंट डे के साथ साथ आपसे पूछा जाता है अबाउट द पासेस। तो बहुत जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमने सारे के सारे कवर किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए ना, आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले इसलिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपने पहले भी देख लिया हो, है ना, लक्ष्य बैच की अलग अलग क्लासेस को। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए चैनल पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और टेलीग्राम चैनल पे क्या है, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करना नहीं भूलना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य बैच जो है इसी के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया, तो ये ज़रूर फॉलो करना। चलिए फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करेंगे, जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इकोनॉमी से रिलेटेड। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो चलो पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज जीडीपी, बट
देखा जाए ना कि यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, यू आर लिविंग इन एन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ ऐसी टर्म्स होती है आपको पता होनी चाहिए। आप कल को सोसाइटी में हम लोगों के बीच किसी सोशल गैदरिंग में हो, ठीक है, आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कुछ अच्छी डिग्री भी कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कुछ बेसिक टर्म्स, तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता है ना। तो बेसिक टर्म्स आपको पता होनी ही चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड फॉर ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। चलिए, वैसे भी अच्छा लगता है, ठीक है, आपको कोई अलग चीज़, जैसे मान लीजिए दूसरों को नहीं पता, आपको पता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है भैया मैंने कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, या फिर कर रही हूँ लाइफ में, एक मोटिवेशन आती है। चलिए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको नोट डाउन नहीं भी करना है ड्यू टू सम रीज़न, आप टेलीग्राम चैनल से ये पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो, फिर इसको बार बार रिवाइज करके आप अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए, अगर हम जीडीपी के बारे में बात करें, इट इज़ अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल goods and services produced and rendered in a specific time period by a country। तो ये डेफिनेशन है जीडीपी की, इसका मतलब क्या है समझिए। ये एक मॉनेटरी मेजर रहता है। मॉनेटरी मेजर क्या है, मतलब कि पैसों में, है ना, पैसों में जो भी करेंसी है उसमें इसकी वैल्यू मेजर की जाती है किसी भी कंट्री की। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, किसी भी कंट्री में जितने भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए गुड्स में आते हैं जो भी टेंजिबल गुड्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसी, है ना, प्रोडक्शन ऑफ एसी, कंप्यूटर्स। एक कंट्री में जितने भी एसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लस और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो, खाने वाली चीज़ें भी बोल सकते हो ना, जैसे कि ब्रेड्स हैं या फिर एप्पल्स हैं जो कि फार्म में उगते हैं, तो वो सारे के सारे गुड्स जो हैं, प्लस सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, है ना, ये सारी की सारी सर्विसेज, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आप कह सकते हो मान लीजिए जैसे कोई टीचर है ना, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस। तो ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आती है, गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए जा रही हैं चीज़ें। तो गुड्स और सर्विसेज जितने भी फाइनल वैल्यू रहती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इन अ कंट्री, उसकी मॉनेटरी वैल्यू इज जीडीपी, और एक टाइम पीरियड रहता है इसमें। सो हम लोग सेफर साइड के लिए फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। सो जीडीपी क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए, ये डेफिनेशन आपने पढ़ ली, इसका हमने मतलब भी अच्छे से देख लिया, जैसे कि मॉनेटरी मेजर ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड रेंडर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री। किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी फाइनल वैल्यू, है ना, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू इज जीडीपी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको ये देखने को मिली, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड रेंडर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री इज नोन एज, अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, है ना, तो उन ऑप्शन में से योर करेक्ट आंसर विल बी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि देखने वाली है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है। डोमेस्टिक मतलब within the country, within the nation, है ना, उसी कंट्री के अंदर, उस कंट्री की टेरिटोरियल जो बाउंड्री है उसके अंदर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे,
ठीक है, अगर मैं रफ सा डायग्राम ड्रॉ करूं इंडिया का, तो ये देखिए इंडिया की टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी में यहाँ पे आपको दिखेगा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस पूरी टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू इज व्हाट, जीडीपी। और हम अगर इंडिया की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में हम देखते हैं जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर में हैं, 2025-26। 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है टिल अप टू 31 मार्च। तो एक ही टर्म में आपको कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली, सारी चीज़ें नोट करनी है। इकोनॉमिक्स की टर्म है, इकोनॉमी में क्या होता है ना, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड रहती है। आप एक चीज़ से स्टार्ट करोगे, आप घूम के उसी चीज़ पे आ जाओगे, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो घूम के आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पे आओगे। तो यहाँ पे जो टर्म्स रहती है इंटर रिलेटेड रहती है। जैसे कि डोमेस्टिक से हम लोग कहाँ पे चलेंगे, नेशन की बाउंड्री है ना, टेरिटरी पे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, इंटर रिलेट करके सारी चीज़ें ध्यान रखनी। नेक्स्ट टर्म आती है, चिंता मत कीजिए, जितनी भी टर्म्स रहेगी हम लोग कम, मतलब कि कम टर्म्स डेली क्लास में किया करेंगे, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको एक बार में समझ आ जाए और याद भी हो जाए साथ के साथ। ये इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो आप पूरा दिन पढ़ते ही रहो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक चीज पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो कि आपको याद रह जाए हमेशा के लिए। अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। ये सारी अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो ये टर्म्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये काफ़ी डीप चीज़ें चली जाती है। बट मैं वैसे ही आपको बताना चाहती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टर्म है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इकोनॉमी में क्या होता है ना, सारी चीज़ें मनी के आसपास है ना, पैसों के आसपास ही घूमती है। तो इन्फ्लेशन में भी कुछ मनी से रिलेटेड चीज़ आपको दिख रही है। मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, आप एक बार देख लीजिए क्या है। इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब समझिए। जितने भी गुड्स रहते हैं है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मैं आपको समझा चुकी हूँ। गुड्स क्या है, जो भी प्रोड्यूस की जाती हैं चीजें, वो रहते हैं गुड्स। उसके बाद सर्विसेज, सर्विसेज में मैंने आपको बता दिया, टीचिंग एंड डॉक्टर है ना, ये सारी सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज का अगर एवरेज प्राइस जो है, जो भी एवरेज प्राइस है वो बढ़ जाए, दैट इज इन्फ्लेशन। सिंपल टर्म में महंगाई आप जिसे कहते हैं है ना। इंडिया में तो महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है डे टू डे। अगर आप देखो, अपने अपने घर पे भी सुना होगा कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है, आपकी इनकम इतने रेट पे नहीं बढ़ रही है ना, इतने रेट पे नहीं बढ़ रही है जितने ज्यादा रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन का रोल आता है। मान लीजिए आपके घर की इनकम है x और इस टाइम पे एक्सपेंडिचर, दैट इज खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर इज खर्चा, वो है y। तो क्या होता है, सॉरी, तो क्या होता है कि आपकी इनकम तो उतनी ही है, x ही रह गई, लेकिन एक साल बाद आप देखते हो कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन इनकम उतनी ही है। तो इसका मतलब है कि खर्चा आपका ज्यादा हो गया लेकिन इनकम जो कमाई है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रही है।
तो इसमें आता है इन्फ्लेशन का रोल। तो इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी कॉस्ट है, प्राइस है, वो बढ़ रहा है। तो ऐसे आपको इंटर रिलेट करनी है चीजें कि गुड्स और सर्विसेज का एवरेज प्राइस जो है वो बढ़ रहा है मनी की वैल्यू में, है ना, मनी की टर्म्स में। दिस इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इस टर्म को हम लोग बाद में देखेंगे, पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सीपीआई में इसे मेजर किया जाता है, इन्फ्लेशन को। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ व्हाट इज सीपीआई। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले तो आपको डेफिनेशन पता चल गई। दूसरा, इसमें ना कुछ पर्टिकुलर गुड्स आते हैं, है ना, जो भी कंज्यूमर जो है इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है कुछ प्रोडक्ट्स, तो ये बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स आता है इसमें। ये ध्यान रखना है, बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। और सीपीआई में क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे और उसका प्राइस देखा जाएगा कि पिछले कुछ समय से कितना ज्यादा बढ़ा है, तो दैट इज सीपीआई। और इन्फ्लेशन को हम इसी टर्म में मेजर करते हैं ना, सीपीआई में मेजर करते हैं। कोई ना कोई तो इंडेक्स होना चाहिए ना जिस चीज में हम देखें कि अच्छा महंगाई बढ़ रही, तो दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ गए कि जनरल प्राइस राइज इन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है उसका बढ़ना इज इन्फ्लेशन। दूसरा, इसे मेजर किया जाता है इन द सीपीआई टर्म, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इन्फ्लेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी की बात हो रही है। व्हाट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी? अब हम ये बात करेंगे। देखिए, इसने बोला है इन्फ्लेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी में रिडक्शन, है ना, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है कि एक मनी, है ना, कोई भी मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, उससे आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, दैट इज इट्स परचेजिंग पावर। पैसों की परचेजिंग पावर का मतलब है उससे आप कितने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, कितनी चीजें खरीद सकते हो, दैट इज परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। कैसे? देखिए, अभी आप 100 रुपए में, है ना, अभी आप 100 रुपए में पर्टिकुलर गुड्स, मान लीजिए एक नोटबुक 100 रुपए की थी, है ना, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक नोटबुक 100 रुपए की थी, लेकिन महंगाई बढ़ गई, वो हो गई 120 रुपए की। ठीक है, 120 रुपए की अब वो किताब, सेम किताब 120 रुपए की मिल रही है। तो अब क्या हुआ, अब आपको उसी किताब के लिए 120 रुपए देने हैं, 100 रुपए में आपका काम नहीं बन रहा है। इससे क्या हुआ, मनी की परचेजिंग पावर जो है कम हो गई, है ना, परचेजिंग पावर मनी की कम हो गई। कैसे? पहले जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी, अब वो 100 रुपए में नहीं मिल रही है, अब आपको उसमें 20 रुपीज ऐड करने हैं, तब आपको वो कॉपी मिलेगी या फिर वो नोटबुक मिलेगी। तो दिस इज इन्फ्लेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसे कम होता है, ये हमने समझा। होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और ये लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है। एक बार आपको समझ आ गया क्या होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपने, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने, कोई भी आर्टिकल पढ़ना, तो उसमें इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, परचेजिंग पावर की बात की जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, है ना, और पोवर्टी, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में रोज रोज आर्टिकल आते रहते हैं ना। इसमें आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा होगा, जैसे रिसेंटली अभी यूएसए ने कितना ज़्यादा टेरिफ इम्पोज किया है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको इकोनॉमी एज अ होल पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में चल रहा है इकोनॉमी में। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है तो आपको क्या ही समझ आएगा। इन्फ्लेशन कोई बोलेगा आपको, यू डोंट नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो आपको समझ ही नहीं लगेगा कि इन्फ्लेशन क्या है, कि वो एक्चुअली में बोल क्या रहा है। चलिए, सो
अब आते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया, अब डिफ्लेशन हम पढ़ेंगे। डिफ्लेशन क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन इकोनॉमिक्स वेयर द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in an economy decreases over time, meaning that the purchasing power of money increases. देखिए यहां पे समझिए, यहां पे बात हो रही है डिफ्लेशन के बारे में। तो जैसे हमने अभी इन्फ्लेशन पढ़ा तो उससे आपको पता चल गया कि डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल राइज होते हैं इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन में जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होता है। तो इन्फ्लेशन का बिल्कुल ही ऑपोजिट है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ गए, डिफ्लेशन में जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस। बिल्कुल ही उल्टा, सिंपली आपको याद हो गया। फिर अगर हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी की बात करें, है ना, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिफ्लेशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन में वो कम हो रहा था, यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है बेसिकली। पहले तो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस देखिए, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ऐसे तो आपको चलो ठीक है पता है कि महंगाई है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ऐसे जनरली ठीक है महंगाई है, अगर आपको टर्म्स में नहीं पता है, क्वेश्चन बन गया, नहीं पता है कि परचेजिंग पावर के साथ कैसे रिलेशन है इसका, परचेजिंग पावर ऑफ मनी के साथ क्या होगा अगर इन्फ्लेशन इज हैपनिंग और डिफ्लेशन इज हैपनिंग, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से पता होना चाहिए कोई भी चीज आपको। इन्फ्लेशन में प्राइस राइज, है ना, जनरल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइस डिक्रीजेस। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन में क्या होगा? परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। पहले जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी, इन्फ्लेशन के बाद आपको मान लीजिए 120 में वो मिल रही है, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गई। कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, उससे आपको समझ लग गया कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम क्यों होगा इन्फ्लेशन में। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज कैसे होगी समझिए। पहले कोई भी चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी, मान लीजिए 1 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, 1 kg ऑफ एप्पल आपको 100 रुपए में मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ? इकोनॉमी में डिफ्लेशन देखी गई। डिफ्लेशन मतलब कि जनरल प्राइस फॉल, है ना, जनरल प्राइस फॉल इन द इकोनॉमी, या फिर प्राइस राइज जो है, प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज कर गया इन द इकोनॉमी। तो अब 1 kg ऑफ एप्पल्स आपको मिल रहे हैं 80 रुपीज में। इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो 80 रुपीज में आपको 1 kg ऑफ एप्पल मिल रहे हैं। इससे क्या होगा? -20, है ना, 20 रुपए बच गए। तो अब क्या हो गया? परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ गया, उसकी जो परचेजिंग पावर है मनी की वो बढ़ गई। कैसे? 80 रुपए में आपने 1 kg ऑफ एप्पल्स ले लिए जो कि पहले 100 रुपए में मिल रहे थे, अब 20 रुपए बच गए, उसका आप कुछ और कहीं खर्च कर सकते हो। तो दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसके ना बिल्कुल नाम में ही लिखा है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि ये मनी, दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कितना अमाउंट ऑफ थिंग या फिर गुड और सर्विस खरीद सकता है, दैट इज इट्स परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन में सिंपली ध्यान रखेंगे, डिक्रीज हो जाएगा क्या? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और प्राइस राइज बढ़ जाएगा। और डिफ्लेशन में प्राइस जो है वो फॉल कर गया और परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज कर गई। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो है बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम
से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। अब इस क्लास का हम लोग ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्लास 2 में हम डिस्कस करेंगे, है ना। क्या होता है, ये जो टर्म्स है ये काफ़ी भारी टर्म्स है, जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आपको समझ आ जाएंगे। एक बार बस आपको क्या करना है, पूरा फोकस करके ये पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझिए। कोई चीज़ हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आई हो, तो आप बैक कीजिए वीडियो, उसे पॉज कीजिए, क्या मैंने वहाँ पे लिखा है, क्या समझाया है, उसे नोट डाउन कीजिए और प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है ना, दिमाग की एक्टिविटी बढ़ती है, और दिमाग जितना चलाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए अभी हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज बिजनेस साइकिल। इंपॉर्टेंट है बिजनेस साइकिल। It describes the recurring fluctuations in a country's economic activity characterized by phases of expansion, peak, contraction and trough. ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नोट करनी है आपको तो नोट कीजिए, एल्स आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राफ ही लिख दिया आपने, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। उसके लिए जस्ट लिंक जो है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल अपने आप ओपन हो जाएगा। तो चलिए बिजनेस साइकिल में जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए डेफिनेशन आपने लिख दी। अब ये जो आपको दिख रहा है दिस, है ना, ये जो वेव सी आपको दिख रही है ये क्या है, ये बिजनेस साइकिल की अलग अलग फेजेस को एक्सप्लेन कर रहा है। अलग अलग फेजेस है कौन कौन से, एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन एंड ट्रफ, 4 फेजेस हैं। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें सबसे पहले, चलिए हम इस साइकिल में ही देख लेते हैं ना, एक्सपेंशन नहीं, इस साइकिल में देखते हैं। कंट्रैक्शन की बात हो रही है, कंट्रैक्शन क्या होता है, ये देखिए इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, दिस इज कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन के बाद क्या हो गया, एक बिल्कुल ही डीपेस्ट पॉइंट आया, दैट इज ट्रफ, है ना। ट्रफ पे इकोनॉमी बिल्कुल एट इट्स लोएस्ट, इसका मतलब है बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है और डेवलपमेंट नहीं है ना, ग्रोथ नहीं है, जीडीपी का बुरा हाल है, तो दिस इज ट्रफ। अब क्या होगा, अब ये एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है समझने के लिए एक बिजनेस साइकिल को। ये बिजनेस साइकिल किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल इकोनॉमी या फिर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस की आप बात कर सकते हो। कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इकोनॉमी इस बिजनेस साइकिल को फॉलो करती है। मैं आपको आने वाली क्लासेस में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, पर अभी आपको बस टर्म्स पता होनी चाहिए, व्हाट इज बिजनेस साइकिल। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करी, बिल्कुल ही लोएस्ट पे गई, दैट इज ट्रफ। अब ये एक्सपैंड करने लगी, है ना, दैट इज एक्सपेंशन। की इकोनॉमी में कुछ आपको एक लाइट होता है ना, सूर्य की किरण दिख रही है, दैट इज एक्सपेंशन। फिर बिल्कुल ही टॉप पे इज द पीक, इकोनॉमी अपने बिल्कुल ही पीक पे है, फुल पोटेंशियल में काम कर रही है, बहुत ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा है खर्च करने को, प्लस डेवलपमेंट हो रही है, सरकार इन्वेस्ट कर रही है, प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है ना। तो दिस इज द पीक ऑफ द इकोनॉमी और एनी बिजनेस साइकिल। तो कंट्रैक्शन, ट्रफ, एक्सपेंशन एंड पीक, ये चारों स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए बिजनेस साइकिल की। और बिजनेस साइकिल क्या डिस्क्राइब करता है, recurring fluctuations in the country's economic activity। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये 4 लाइनें है ना, 4 लाइनें तो ये ऐसे छोटा है, अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये 2 ही लाइन्स है ना। 2 लाइन्स में इतनी क्या चीजें लिखी हैं, कितनी सारी चीजें, मतलब होता है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ इसमें लिखी है। इकोनॉमी में होता ही है, एक एक टर्म का अलग मतलब होता है, एक बार आप समझ के हमेशा के लिए आपको याद रह जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है, इसके फेजेस दिए गए हैं, प्लस बोला है कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। तो ये रेकरिंग फ्लक्चुएशन है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है किसी भी कंट्री में, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, और हो सकता है कि वो बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट पे भी जाए। वैसे गवर्नमेंट
ऐसा होने नहीं देती है, तभी तो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रैक्शन एक पॉइंट पे यहाँ पे आके रोक देगी, है ना, यहाँ पे आके रोक देगी बिल्कुल ही डीपेस्ट, फिर तो इकोनॉमी कोलैप्स ही कर जाएगी, है ना, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पोवर्टी। तो गवर्नमेंट का काम ही यही है कि इकोनॉमी को एक ऐसी स्टेज पे लाके रोक देना कि वो ट्रफ की तरफ और ना जाए, और उसे वहीं से एक्सपैंड कराना, है ना, एक्सपैंड कराना। तभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आती है, जिसकी वजह से क्या हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके पास पैसा आए और वो खर्च कर सके, है ना, और एक पर्टिकुलर लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, और इकोनॉमी उसके बहुत ही लोएस्ट चांसेस रहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के कि वो उसके पीक पे चली जाए, है ना, कि उसके बाद कुछ भी नहीं अब करने को, ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है इस सिचुएशन में, है ना, इकोनॉमी ऐसी रहे कि ठीक है हल्का कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट जल्दी से एक्सपैंड करने लग जाए और वो पीक पर नहीं जा पाती है। डेवलप्ड कंट्रीज में आप कह सकते हो काफ़ी हद तक, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अभी यहाँ से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज भी है, इसके बीच में भी थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। यहाँ से जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बताई है बिजनेस साइकिल से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, है ना, एंड जीडीपी, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको अभी के लिए पता होनी चाहिए फॉर अपकमिंग एग्जाम। इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं, है ना, हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, अभी आप यही अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्लस डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होती रहती है, लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड सॉरी, है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड, और MCQs हम लोग डालते हैं फॉर साइंस, है ना, साइंस से रिलेटेड, एंड स्पोर्ट्स GK, और डेली इसके अलावा जो करंट अफेयर्स तो आते ही हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरी की पूरा आपका सिलेबस आपको अच्छे से देखना है पूरा सेशन। किसी भी वीडियो में अगर आप टाइम दे रहे हो, देखो मेक श्योर कि आप पूरे पोटेंशियल के साथ काम करें। इकोनॉमी में जैसे सब कुछ चलता है ना कि एट इट्स फुल पोटेंशियल, है ना, पूरे पोटेंशियल के साथ देखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ये थी हमारी पहली क्लास फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक्स इकोनॉमी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे, है ना, साइंस के भी हो सकते हैं, पर मेजरली विल डिस्कस ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो थैंक यू सो मच। आने वाले अपडेट्स जितने भी रहेंगे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट अबाउट एडमिट कार्ड्स और एनीथिंग एल्स, है ना, कि आपकी इंपॉर्टेंट सिटी जो है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपको वीडियो अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। आपको जस्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।